गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर नरेंद्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। स्टूडेंट्स, ये आपका फिज़िकल ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से, ग्रेजुएशन की परीक्षा की दृष्टि से, व साथ साथ में आईएएस, आरएएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक सीडीएस, एनडीए, एसएससी वगैरह में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसको आपने बड़े ध्यान से और बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया कि प्राकृतिक साधनों के द्वारा और अप्राकृतिक साधनों के द्वारा की जाती है। अप्राकृतिक साधनों की मैंने चर्चा पहले कर चुका हूँ, और अब प्राकृतिक साधनों में भूकंप विज्ञान और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जाती है, जिसमें मुख्यतः भूकंप विज्ञान पर हम आज चर्चा करेंगे। छात्रों, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। तो भूकंप विज्ञान के बारे में मालूम होना चाहिए। भूकंप विज्ञान के अंदर सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ यंत्र की चर्चा की गई है। सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप जब भी आता है तो उस पर उसका सिस्मोग्राफ यंत्र पर उसका अंकन किया जाता है। उसके बाद में अब भूकंप मूल या फोकस, जिस जगह से भूकंप का कंपन होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। तो ये जो भूकंप मूल, इसको हम डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊं तो ये जैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग में मान लो ये है, इसको हम बोलेंगे भूकंप मूल या फोकस। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा और लगभग पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप आने की संभावना रहती है। 700 किलोमीटर से अधिक गहराई से भूकंप नहीं आते। तो ये 700 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा। दूसरा है भूकंप केंद्र। अब ये भूकंप मूल जहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ भूकंप आएगा, और भूकंप केंद्र है ठीक इसके 90 डिग्री पर, यानी कि जो भूकंप है, भूकंप से ये भूकंप मूल है, इससे ठीक 90 डिग्री पर पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप केंद्र। ठीक है, ये हो गया भूकंप मूल। इसको भूकंप मूल को फोकस कहते हैं, इसको इंग्लिश में ईपी सेंटर बोलते हैं। तो ये भूकंप केंद्र हो गया। अब इसके बाद में आता है कि इनका अंकन कैसे किया जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें या सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये लहरें मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की, सबसे पहले है प्राथमिक लहरें। प्राथमिक लहरें जो ये है, या अनुदैर्ध्य लहरें, इसको प्राइमरी, लॉन्गिट्यूडिनल या कंप्रेशनल या पी अक्षर के द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। इनको पी लहरें कहते हैं। ये जो लहरें हैं, ये पृथ्वी की, जैसे ही भूकंप आएगा तो ये लहरें उत्पन्न होती हैं, और ये पृथ्वी भूकंप मूल से चारों तरफ फैल जाती हैं, और ये ठोस और
तरल भागों से होकर गुजरती हैं, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों से होकर ये गुजरती हैं, तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। ये ध्वनि की जो लहरें हैं उसकी लहरों के समान होती हैं, यानी कि कंप्रेस होके चलती हैं एक सीधी रेखा में, और इसलिए ये सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। ये इस प्रकार से कंप्रेस होके और ये इस सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे पहले पहुंचने वाली लहरें हैं। इसके बाद में दूसरी लहरें जो हैं वो आड़ी लहरें हैं या गौण लहरें, ये सेकेंडरी ट्रेवर्स या डिस्टोर्शनल लहरें कहते हैं। ये जल की लहरें या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, यानी कि इस प्रकार से मैं बताऊं तुम्हें, ये ऐसे लहरनुमा चलती हैं। तो इसलिए ये लहरनुमा चलती हैं, इसलिए इनको डिस्टोर्शनल या गौण लहरें कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह के ऊपर ये प्राथमिक लहरों के बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका पथ देखिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, प्रकाश की तरंगों के समान या जल की लहरों के समान होता है। इस कारण इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। ये लहरें केवल ठोस भाग से होकर गुजरती हैं, ये तुम्हें केवल तरल भाग में ये लुप्त हो जाती हैं, ठोस भाग से होकर गुजरती हैं, यानी कि सॉलिड से। क्लियर? इसके अलावा ये दो लहरों के अलावा धरातलीय लहरें, ये तीसरी जो लहरें हैं ये धरातलीय लहरें हैं, और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर ही पैदा होती हैं। ये लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपर के भाग को ही प्रभावित करती हैं। यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है, तथापि ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो छात्रों, ये तीन प्रकार की लहरें हो गई। तीन प्रकार की लहरों में जो भूकंप जब आता है तो भूकंप मूल पर मुख्यतः ये दो प्रकार की लहरें, प्राथमिक लहरें और द्वितीय लहरें हैं। इनके अध्ययन से ही हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलेगा। धरातलीय लहरें तो केवल सतह के ऊपर चलती हैं, और ये चूंकि इनकी गति बहुत धीमी होती है इसलिए सबसे विनाशकारी होती हैं। ये कौन सी? धरातलीय लहरें सबसे विनाशकारी लहरें होती हैं ये। तो अब हमें ये दो प्रकार की लहरों से ही लहरों का अध्ययन मुख्य रूप से करना है। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन सिस्मोग्राफ की सहायता से किया जाता है। ये सिस्मोग्राफ किस प्रकार से, जैसे अपने कार्डियोग्राम या हार्ट वगैरह की चेकिंग करते हैं तो इकोकार्डियोग्राम होता है, उसकी तरह से ये इसमें बीट्स की तरह से ऊपर नीचे ऐसे चलता है, ऐसे फिर चलेगा, फिर बीच में भूकंप बंद हो जाएगा तो फिर ऊपर चलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब सबसे पहले भूकंप आता है तो केवल कम समय के लिए जो प्राथमिक लहरें हैं, ये प्राथमिक लहरें बहुत कम समय के लिए और तुरंत आते हैं क्योंकि इनकी गति तीव्र है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा गैप हो जाता है भूकंप में, फिर उसके बाद में दूसरा झटका भी आता है। ये मान लो प्राथमिक लहरें हैं, इससे फिर तीव्र वेग की दूसरी लहरें हैं, एस लहरें, वो प्राथमिक लहरों के बाद में पहुंचती हैं। और इसके बाद में धरातलीय लहरें जो हैं, इनका वेग धीमा होता है, लेकिन ये इनका मैग्नीट्यूड देखो काफ़ी ऊंचा है, यानी कि काफ़ी धीमी गति से चलती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। एल लहरें सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं। ठीक है, ये प्राथमिक लहरें सबसे पहले पहुंचेंगी, उसके बाद में द्वितीय लहरें पहुंचेंगी, और उसके बाद में धरातलीय लहरें। ये तीन प्रकार की लहरें हैं। अब इन लहरों की गति और इनके भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनका भ्रमण पथ और इनकी गति के आधार पर मैंने बताया कि प्राथमिक लहरों की गति द्वितीय लहरों से तेज होती है, और सबसे तेज प्राथमिक लहरें, फिर उसके बाद द्वितीय, और उसके बाद में गौण या धरातलीय लहरें। जब भूकंप आता है
तो ये लहरें भूकंप मूल से चारों तरफ जाती हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह के ऊपर बिल्कुल ठीक ऊपर जहाँ सबसे पहले प्राथमिक लहरें पहुँचती हैं, सबसे पहले प्राथमिक लहरें पहुँचती है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, और वो 90 डिग्री पे ही तो पहुँचेंगी। अब बात आती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये लहरें कैसे भ्रमण करती हैं। इनका जो भ्रमण पथ है, इनका जो पथ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वो ये भूकंप मूल, अब यहाँ से ये जो लहरें हैं, ये अगर ये पूरा सभी में समान चट्टान की होती है पूरी पृथ्वी, तो ये भूकंपीय लहरें बिल्कुल सीधे रेखा में चलती हैं, बिल्कुल सीधी चलती है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलती हैं। इनका जो परिभ्रमण पथ है या इनका जो कैसे चलती हैं, ये वक्राकार रूप में चलती हैं। वक्राकार रूप में कैसे? ऐसे और ऐसे वक्राकार रूप में, और पृथ्वी की सतह की तरफ अवतल हो जाती हैं। और ये वक्राकार रूप में क्यों चलती हैं? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व जैसे जैसे गहराई में जाएंगे और इसका घनत्व बढ़ता जाता है, और हर मतलब ऊपरी चट्टानों का घनत्व कम होगा, उससे अंदर जाए जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो घनत्व में परिवर्तन आता है, घनत्व बढ़ता है। इस वजह से प्राथमिक लहरें और द्वितीय लहरें वक्राकार रूप में भ्रमण करती हैं। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, परंतु ऐसा नहीं है। इनके अंकन से ये ज्ञात होता है कि इनका भ्रमण पथ वक्राकार है। वक्राकार है इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो घनत्व में परिवर्तन आता है। इस घनत्व की विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। चूंकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः कोर में ये लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती हैं। ये मैंने दो डायग्राम लिए हैं। ये दोनों डायग्राम, ये देखिए, दोनों डायग्राम में बड़े स्पष्ट रूप से दिखा रखा है। जैसे ये वाला है, ये जो एस लहर, ये एस लहरों का है और ये पी लहरों का है। ये पी लहरें हैं और ये एस लहरें हैं। तो एस लहरें देखिए यहाँ पर, सबसे पहले पी लहरें देख लेते हैं। भूकंप मूल से देखिए ये वक्राकार रूप में, ये जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये जो अंदर का अंतरतम है, ये वाला कोर वाला एरिया, ये कोर है। कोर की बाउंड्री से इससे टकरा के और देखिए बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करती है। ये काले कलर की है, ये एस लहरें हैं, और जो द्वितीय लहरें हैं, जो ये लाल कलर से प्रदर्शित की गई है, ये प्राथमिक लहरें हैं। तो जहाँ पर द्वितीय या सेकेंडरी वेव्स हैं, वहाँ पर प्राथमिक वेव्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि दोनों ये द्वितीय लहरें ये केवल ठोस भाग से होकर गुजरती हैं। लेकिन अब ये जो दूसरी परत है, ये यहाँ पर लगभग ये जो बाउंड्री है, ये वाली, ये 2900 किलोमीटर पे है, जहाँ से कि कोर की सीमा प्रारंभ होती है। तो ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे काले वाली ये जो एस लहरें, ये नहीं है। ये 2900 किलोमीटर से पहले पहले ये वक्राकार रूप में पृथ्वी की सतह की ओर आ जाती है। लेकिन जो प्राथमिक लहरें हैं, ये इस जो कोर एरिया है या अंतरतम है, इसके अंदर भी प्रविष्ट कर गई हैं, लेकिन क्योंकि घनत्व में परिवर्तन आता है तो यहाँ पर भी देखिए ये वक्राकार रूप में चलती है, वक्राकार रूप में। और फिर जैसे ही बाहर निकली कोर से, फिर इसका घनत्व परिवर्तन होता है, तो फिर इनकी शेप में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर कोर के अंदर एस लहरों का डायग्राम देखें, ये वाला, यहाँ पर कोर लहरें अनुपस्थित, ये एस लहरें
अनुपस्थित हैं। यहाँ पर एस लहरें नहीं हैं, एस लहरें नहीं हैं इस वाले भाग में, और यहाँ पर प्राथमिक लहरें हैं, ये पी लहरें जो हैं, ये पी लहरें यहाँ पर हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो कोर का जो बाह्य कोर है, बाह्य कोर जो है इसके अंदर पी लहरें विद्यमान हैं लेकिन एस लहरें अनुपस्थित हैं। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये भाग जो है ये तरल या दलदलीय अवस्था में होगा। लेकिन अब इसके बाद में जो दूसरा दलदलीय अवस्था में होगा, लेकिन अब इसके बाद में जो इस वाले भाग के अंदर क्योंकि एस लहरें विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पर ये जो आंतरिक भाग है इसके अंदर भी एस लहरें नहीं होंगी क्योंकि ये वाले भाग ने इसको रोक दिया अंदर आने से। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो कोर है वह या आउटर कोर, आउटर जो कोर है वो किस मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में होगा, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में होगा। तो इनके परिभ्रमण पथ के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है। ये ओल्डम जो है इसने 1909 ओल्डम वैज्ञानिक ने 1909 में यह बताया कि भूकंप केंद्र से 102 डिग्री की दूरी पर, 102 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 102 डिग्री यानी कि ये जो पॉइंट है ये देखिए, ये 103 का है, यानी कि 102 डिग्री तक तो द्वितीय लहरें विद्यमान रहती हैं, यहाँ से और यहाँ तक, ऊपर में यहाँ से और यहाँ तक ये विद्यमान रहती हैं। लेकिन 102 के बाद में यानी कि 103 से, और ये जो भाग है 103 इधर दोनों तरफ, इस भाग में द्वितीय लहरें अनुपस्थित होती हैं, यहाँ पर द्वितीय लहरें अनुपस्थित मिलेंगी, ठीक है। और प्राथमिक लहरों के अंदर 103 डिग्री से और 143 डिग्री, ये 150 को इसको करेक्शन कर लीजिए, ये 143 डिग्री है, यानी कि 103 से और 143 डिग्री, इसको करेक्शन कर लेना, 143 डिग्री तक यहाँ पर इस वाले भाग में, ये जो प्राथमिक लहरों का देखें ये वाला भाग, ये इसके अंदर ये जो भाग है ये, इस भाग के अंदर भी प्राथमिक लहरें अनुपस्थित रहती हैं, ठीक है। ये वाला इस भाग में अनुपस्थित रहती, क्यों रहती है? क्योंकि जैसे प्राथमिक लहरें यहाँ से अंदर की तरफ आई, अंदर की तरफ आने के बाद में यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन है, तो ये फिर इसमें वक्राकार रूप में, तो ये क्या है, ये जो गैप है यहाँ से 103 डिग्री से और 142 डिग्री तक, 103 से 142 डिग्री तक का जो एरिया है, यहाँ पर प्राथमिक लहरें अनुपस्थित रहती हैं। द्वितीय लहरें तो अनुपस्थित रहेंगी, द्वितीय लहरें तो पूरे में ही अनुपस्थित है 103 डिग्री से 103 डिग्री तक, लेकिन प्राथमिक लहरें 103 से 143 डिग्री के मध्य अनुपस्थित रहती है, यानी कि ये वाला जो एरिया है 103 डिग्री से और 143 डिग्री का, 103 डिग्री से 143 डिग्री, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र या सिस्मिक शैडो जोन, इंग्लिश में सिस्मिक शैडो जोन या हिंदी में भूकंपीय छाया क्षेत्र, इसको कहते हैं। 103 डिग्री से और ये 143 डिग्री तक, ये वाला भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो ये इसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन आता है कि 103 डिग्री से 143 डिग्री वाले एरिया को, या ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन सा है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है, जिसको कि बाह्य कोर हो गया,
जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में भूकंप केंद्र इसके गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। ये जो मैंने बताया था ये 2900 किलोमीटर यहाँ है। 2900 किलोमीटर के बाद में ये जो कोर है, ये वाला कोर का जो आउटर कोर है, ये वाला एरिया है, ये यहाँ पर क्योंकि प्राथमिक लहरें विद्यमान हैं लेकिन द्वितीय लहरें विद्यमान नहीं है, ये वाला भाग है, ये तरल है, तरल या मोल्टन स्टेट में है। तो भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उसकी गति में 3 जगह पर अंतर आता है, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें पाई जाती हैं। इस आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर ऊपरी परतदार चट्टान की पतली परत के नीचे 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, और ये 3 प्रकार की परतें कौन कौन सी हैं? सियाल, सीमा और नीफे हैं। ये पहली परत है जिसको कि हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट, ये ऊपर देखिए, ये वाला भाग जो 0 से और 30 किलोमीटर, ये जो है क्रस्ट वाला, इसको हम सियाल भी बोलते हैं, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम। इसमें 2 चट्टानों का, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, और ये जो है, ये इसका जो 30 किलोमीटर तक की इसकी गहराई तक ये चट्टानें पाई जाती हैं। क्रस्ट या सियाल जो परत है उसको 2 भागों में विभाजित किया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। जो निचला क्रस्ट है, ये वाला हिस्सा, ये इसमें निचले वाला क्रस्ट, ये जो बाउंड्री, और ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको वो लगभग, ये मानो कि 30 किलोमीटर पे असंबद्धता। क्यों? क्योंकि 30 किलो पहले क्रस्ट वाले परत के अंदर प्राथमिक और द्वितीय लहरों का जो घनत्व है वो लगभग 3 से 3.3 रहता है, लेकिन जैसे ही 30 किलोमीटर की बाउंड्री को क्रॉस करती हैं ये लहरें, तो इनके घनत्व में या इनकी स्पीड में, इनकी गति में एकदम आकस्मिक, एकदम तीव्रता से अंतर आता है, और उस आधार पर फिर ये निष्कर्ष निकलता है कि 30 किलोमीटर से अधिक गहराई पर, यानी कि ऊपरी मेंटल में चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन देखा गया है। तो उस जहाँ पर 30 किलोमीटर की गहराई पर ये जो असंबद्धता है उसको हम मोहरोविकिक असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, मोहरोविकिक असंबद्धता। और ये क्या है? क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोरोविकिक ने 1909 में की थी। अतः इसे मोरोविकिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता कहते हैं। तो पहली असंबद्धता मोरोविकिक असंबद्धता का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद में मेंटल आ गया। मेंटल की भी 3 परतें कर दी। अब ऊपरी मेंटल को 2 भागों में बांटा, 30 किलोमीटर से और 200 किलोमीटर, 30 से 200 और 200 से 700, 700 से 2900 किलोमीटर। ये 30 से 200, 200 से 700 और 700 से 2900 किलोमीटर। ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ये दोनों मेंटल के ही भाग हैं। और यहाँ पर आते आते देखिए 2900 किलोमीटर पर यहाँ आते आते और घनत्व कितना हो गया यहाँ ऊपरी मेंटल पे 5.5। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री को 2900 किलोमीटर की बाउंड्री के नीचे ये प्राथमिक लहरें क्रॉस करती हैं तो वहाँ पर घनत्व कितना हो जाता है 10। एकदम तीव्र गति से डबल हो गया। यानी कि घनत्व में अंतर उसके भूकंपीय लहरों की गति से पता चलता है। तो ये अब यहाँ पर ये जो आउटर कोर और ये
निचला वक्र है, निचला मेंटल है, इसके मध्य की ये जो परत है, ये वाली, ये यहाँ पर असंबद्धता आ जाती है। और इस असंबद्धता को क्या बोलते हैं? ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता, ये 2900। और ये यहाँ पर मैंने बताया था ऊपरी वक्र, और ये जो है यहाँ पर ये मोरोविकिक असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी, ये दो प्रकार की डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता है। आउटर कोर मैंने बताया कि ये आउटर कोर है, ये तरल अवस्था में है, ये वाला। और इसके बाद में ये वाला है, ये भाग ठोस अवस्था में है, सॉलिड है ये। तो आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर कितना 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, और इनर कोर है 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है ये। इसमें जो ग्यूटेनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या, मेंटल और अंतरतम सीमा यानी कि 2900 किलोमीटर को ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इस सीमा के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन तथा पी लय की गति में अचानक वृद्धि होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंप विज्ञान के आधार पर आपको मैंने बताई। हो सके आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये आपको परीक्षा में जरूर मिलता है। ग्रेजुएशन की बीए पार्ट फर्स्ट की परीक्षा में भौतिक भूगोल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से याद कर लें, और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।